आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा चैत्र नवरात्र और रामनवमी की भी है। चैत्र नवरात्र में देश भर के मंदिरों में हर दिन माता के भक्तों का तांता लग रहा है। 7वें दिन मां दुर्गा की कालरात्रि की पूजा अर्चना के लिए मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। मां कालरात्रि को वीरता और साहस का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि मां कालरात्रि की आराधना करने से जीवन के सारे कष्टों से मुक्ति मिलती है, भय, दुर्घटना और रोगों का नाश होता है। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में भी माता के मंदिरों में आम से लेकर खास तक हर श्रद्धालु माता के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लेते दिखे। मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखी गईं और माता के जयकारों से पूरा वातावरण गूंजता रहा। चैत्र नवरात्र में देश भर में दिव्य रंग देखने को मिल रहे हैं। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में स्थित भैंसवा माता धाम की है। भैंसवा माता जी का ये दरबार 2,51,000 दीपों की रोशनी से जगमग नजर आया। नवरात्र के छठे दिन शाम 7 बजे एक साथ जलाए गए दियों ने पूरी पहाड़ी को रोशनी से सराबोर कर दिया। भव्य पंडालों और आकर्षक लाइटिंग के बीच की गई आतिशबाजी ने इस धाम की दिव्यता को और बढ़ा दिया। नवरात्र में यहाँ 108 कुंडीय शतचंडी महायज्ञ चल रहा है, जिसमें 540 यजमान हर दिन आहुति देकर लोक कल्याण की कामना कर रहे हैं। इस आयोजन के लिए 7 मंजिला मंडप बनाया गया है, जिसकी परिक्रमा के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या अभी से रामनवमी के उत्सव में मग्न दिख रही है। हर तरफ श्री राम के जय घोष और भक्ति की गूंज सुनाई पड़ रही है। दशरथ महल में शहनाई वादन से लेकर राम कथा के आयोजन का श्रद्धालु आनंद उठा रहे हैं। रामनवमी से पहले यहाँ हर दिन करीब 1 से 1.5 लाख भक्त रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। साथ ही वो रामसेवकपुरम जाकर यहाँ रामशिला, अस्त्र शस्त्र समेत बाकी भीड़ जो मिले हैं उन्हें भी देखने पहुंच रहे हैं। रामनगरी में रामनवमी को लेकर चल रही भव्य तैयारियों के बीच यहाँ की छटा पूरी तरह राममय दिख रही है। रामनवमी को लेकर महाराष्ट्र के अकोला में दिव्य छटा बिखर रही है। पिछले कई दिनों से शहर में उत्सव का वातावरण बना हुआ है। हर गली, चौक, चौराहा रंग बिरंगी पताकाओं और रोशनी से जगमगा रहे हैं। यहाँ पिछले 41 साल से नवमी के दिन शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसको लेकर दिव्य तैयारी दिख रही है। इस वर्ष यहाँ शोभा यात्रा में विशेष रूप से भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार का हिरण्यकश्यप के वध की झांकी तैयार की गई है। इस झांकी को देखने के लिए शहरवासियों की भीड़ उमड़ रही है। लोग पूरी प्रस्तुति को बड़े ही ध्यान से देखकर उसका आनंद उठा रहे हैं। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की हैं, जहां रामनवमी को लेकर आस्था और भक्ति के खूब रंग बिखरे। यहां रामशिला से ढालपुर तक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान पूरे वातावरण में जय श्री राम और हर हर महादेव के जयकारे गूंजते रहे। शोभा यात्रा में प्रभु श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान की झांकियां भी प्रस्तुत की गईं, जिन्हें देखकर श्रद्धालु भाव विभोर होते रहे। इस शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया, जो पूरे भक्तिभाव से भजनों पर झूमते हुए भगवान श्री राम के जन्मोत्सव की खुशियां बिखेरते दिखे। और अब बात चारधाम यात्रा की। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा 19 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही शुरू हो रही है। इसके लिए व्यवस्थाओं को मुकम्मल कराया जा रहा है ताकि चारधाम की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। और गुड न्यूज़ ये है कि चारधाम यात्रा शुरू होने से ठीक पहले उत्तराखंड सरकार ने कैपिंग यानी कि रोजाना श्रद्धालुओं की संख्या तय करने की व्यवस्था खत्म कर दी है। यानी अब किसी भी श्रद्धालु को दर्शन से नहीं रोका जाएगा, चाहे संख्या कितनी भी हो। उत्तराखंड में 19 अप्रैल से शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा को लेकर देश भर के श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह है। और गुड न्यूज़ ये है कि इस साल चारधाम यात्रा में कैपिंग नहीं होगी और सभी श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। इसके लिए व्यवस्थाओं को मुकम्मल कराया जा रहा है ताकि चारधाम की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। इस बार सरकार ने 2025 की चारधाम यात्रा के खत्म होते ही 2026 की चारधाम यात्रा की तैयारी शुरू कर दी थी।
ऐसे में सड़कों पर विशेष ध्यान देने के साथ ही और दूसरी सुविधाओं को बेहतर किया जा रहा है। इसके साथ ही आवास की सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था, दर्शन की व्यवस्था और ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को भी चुस्त दुरुस्त किया जा रहा है। चारधाम यात्रा हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर होता है, जिसमें हमारे राज्य के लोग पूरे देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं का, तीर्थयात्रियों का स्वागत करते हैं, उनकी व्यवस्थाएं करते हैं। और इस वर्ष 19 अप्रैल से जो चारधाम यात्रा प्रारंभ हो रही है, उसके निमित्त सभी तैयारियां लगातार 2025 की यात्रा के संपन्न होते ही हमने प्रारंभ कर दी थी। अब सड़कों पर भी विशेष ध्यान दे रहे हैं, अन्य अवस्थापना सुविधाएं अच्छी हों, आवास अच्छा हो, सुरक्षा की व्यवस्था अच्छी हो, इसके साथ साथ दर्शन की व्यवस्था अच्छी हो, परिवहन अच्छा हो, उन सभी पर विशेष ध्यान कर रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कहा कि सामान्य परिस्थितियों में हर श्रद्धालु को दर्शन का अवसर मिलेगा। यात्रियों की संख्या पर कोई सीमा लागू नहीं की जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड आने वाले हर श्रद्धालु को दर्शन का अवसर देने की गारंटी दी जाएगी। आपदा एवं परिस्थितियों के आकलन के अनुसार प्रशासन यात्रा को समय समय पर सूचनाएं भी प्रेषित करेगा और आवश्यक दिशा निर्देश भी देता रहेगा। सामान्य यात्रा में कोई भी इस प्रकार की कैपिंग की निर्देश नहीं है। जो भी यहाँ आएंगे उन सभी को हम संपूर्ण रूप से उनके दर्शन कराने की सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा में देश दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं को दर्शन कराना सरकार की जिम्मेदारी है और अब तक इस यात्रा के लिए 10 लाख श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। 10 लाख से अधिक लोगों ने अभी तक चारधाम यात्रा के लिए अपने रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं। हमारा प्रयास है कि हर एक आने वाले यात्री, श्रद्धालु, तीर्थयात्री, उनको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो। वैसे तो यात्रा क्योंकि ऐसा भौगोलिक परिक्षेत्र है, उसमें चुनौतीपूर्ण होती है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा प्रयास रहेगा कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी कि सबके लिए यात्रा एक सुरक्षित यात्रा हो। और मैं सभी तीर्थयात्रियों को जो दर्शन के लिए आ रहे हैं उनके दर्शन हों, और जो भी तीर्थयात्री देवभूमि उत्तराखंड यात्रा के लिए आएंगे, चार धामों के दर्शन के लिए आएंगे, उनका दर्शन कराना हमारी जिम्मेदारी है। 6 मार्च से शुरू हुई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के पहले 2 दिनों में ही 2,33,000 बुकिंग हो गई थी, जिसमें पहले दिन अकेले 1,23,000 आवेदन आए। अब ये रफ्तार थोड़ी थमी है और रोजाना 30 से 35,000 रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। इनमें केदारनाथ के लिए सबसे अधिक 2,93,979, बद्रीनाथ के लिए 2,59,033, गंगोत्री के लिए 1,62,316 और यमुनोत्री के लिए 1,58,502 रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जबकि हेमकुंड साहिब के लिए अब तक 3,184 श्रद्धालु पंजीकृत हैं। जबकि पिछले 2 दिनों में या ऑफलाइन केंद्रों से कोई नया रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, जिससे साफ है कि फिलहाल ज्यादातर रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन माध्यमों से ही हो रहे हैं। उत्तराखंड की मशहूर चारधाम यात्रा 19 अप्रैल से शुरू होने वाली है, जिसके लिए सरकार ने तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अभी हालिया बयान में बताया है कि चारधाम यात्रा की बुनियादी सुविधाओं को लेकर, जैसे कि स्वास्थ्य, पेयजल और जो तमाम यात्रा की सुविधाएं हैं, चाहे ठहरने की सुविधा हो या दर्शन की सुविधा हो, उसको लेकर तैयारियां जो है चाक चौबंद की जा रही हैं। आपको बता दें कि 19 तारीख से चारधाम यात्रा शुरू होगी। सबसे पहले 19 अप्रैल को यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खोले जाएंगे। उसके बाद 22 तारीख को केदारनाथ के कपाट खोले जाएंगे और 23 तारीख को बद्रीनाथ के कपाट खोले जाएंगे। जबकि राहत की बात यह है कि अभी तक रजिस्ट्रेशन की कोई अंतिम तिथि घोषित नहीं की गई है, लेकिन केदारनाथ और बद्रीनाथ के कपाट खुलने से पहले या यात्रा के दौरान स्लॉट उपलब्ध होने तक रजिस्ट्रेशन कराए जा सकते हैं। हालांकि भारी भीड़ को देखते हुए पहले ही कराना बेहतर है। इस साल 19 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। इसके बाद 22 अप्रैल को केदारनाथ और 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे, जबकि हेमकुंड साहिब के कपाट 26 मई को खुलेंगे।
ऐसे में सवाल ये भी है कि चार धाम यात्रा कहां से शुरू करें और इसका क्रम क्या है। चार धाम यात्रा का क्रम धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पश्चिम से पूर्व की दिशा में रखा गया है। इसके लिए पहले यमुनोत्री, फिर गंगोत्री, केदारनाथ और आखिर में बद्रीनाथ के दर्शन का क्रम रखा गया है। वहीं चार धाम यात्रा के दौरान पिछले कुछ सालों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां यात्रा रूट पर प्लास्टिक का कचरा चारों तरफ फैला देखा गया है और इस कचरे में प्लास्टिक की बोतल, पॉलीथिन और बैग्स पड़े नजर आते हैं जो पर्यावरण के साथ मवेशियों के लिए खतरा बन गए हैं। इसी खतरे से निपटने के लिए उत्तराखंड पॉल्यूशन बोर्ड ने प्लान बनाया है। इसके तहत उत्तराखंड में आने वाले चारों धामों में श्रद्धालु न सिर्फ प्लास्टिक फ्री यात्रा बनाने बल्कि पर्यावरण को भी सुरक्षित रखने में अहम योगदान के लिए भी काम कर सकेंगे। इस बार की चारधाम यात्रा साफ सुथरी भी रहेगी और रिस्पॉन्सिबल भी रहेगी, क्योंकि जगह जगह जो है अवेयरनेस जनरेशन में सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रतिबंधित किया गया है। तो जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स है, तीर्थ यात्री है, वहाँ के स्थानीय निवासी भी है और जो बाहर के जो व्यवसायी भी जो आते हैं यहाँ पे, उनको ये अवगत कराया जाएगा कि सिंगल यूज प्लास्टिक और प्लास्टिक का उपयोग एक हानिकारक है। इसको प्रतिबंधित किया गया है उत्तराखंड के क्षेत्र में, तो इसका उपयोग ना करें और एक रिस्पॉन्सिबल तीर्थ यात्री के रूप में अपनी यात्रा पूर्ण करें। उत्तराखंड में हर साल चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है और तेजी से बढ़ रहा रजिस्ट्रेशन ये संकेत दे रहा है कि इस साल यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या पिछले रिकॉर्ड को भी पार कर सकती है। देहरादून से अंकित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ओडिशा में कंधमाल में नक्सल विरोधी अभियान में मिली बड़ी सफलता। ये सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। केंद्र सरकार ने आज कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए। सरकार ने उड़ान 2.0 योजना को मंजूरी दे दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक इसे अगले 10 सालों के लिए मंजूरी दी गई है। सरकार इस पर 28,840 करोड़ रुपए खर्च करेगी, जिससे आम लोगों के लिए हवाई यात्रा और आसान और सस्ती होगी। वहीं भारत आने वाले विदेशियों के वीजा, रजिस्ट्रेशन और उनकी ट्रैकिंग से जुड़ी योजना IVFRT को 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके लिए 1800 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सीएम योगी ने गोरखपुर में मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में SFR यानी साइबर फॉरेंसिक रिसर्च लैब का उद्घाटन किया। ये लैब यहां के ITRC में करीब 4.67 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। वहीं सीएम ने आज यहां 144 बेड वाले गर्ल्स हॉस्टल का भी शिलान्यास किया। ओडिशा में माओवादी विरोधी अभियानों को बड़ी सफलता मिली। वांटेड माओवादी नेता सुक्रू उर्फ कोशा सोढ़ी ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। सुक्रू पर 55 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। उसके 4 साथियों ने भी कंधमाल पुलिस के सामने सरेंडर किया है। पुलिस ने इनके पास से हथियार और कई तरह की चीजें बरामद की हैं। भारत पाक सीमा के पास जैसलमेर में आपातकालीन सायरन सिस्टम को एक बार फिर एक्टिव किया जा रहा है। शुक्रवार को सुबह 11 बजे इसकी टेस्टिंग की जाएगी। जैसलमेर नगर परिषद के मुताबिक यहां 11 अलग अलग जगहों पर GSM कंट्रोल्ड हूटर एंड लाउड स्पीकर सिस्टम स्थापित किए गए हैं। ऐसे में प्रशासन ने लोगों से सायरन बजने के दौरान किसी भी प्रकार की घबराहट या अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की है और इसे एक सामान्य तकनीक परीक्षण की तरह लेने की बात कही है। भारतीय सेना ने अपनी आर्म्ड रेजिमेंट्स को ड्रोन से लैस कर दिया है। अब आर्म्ड रेजिमेंट्स में शौर्य स्क्वाड्रन नाम से 6 नई यूनिट शामिल कर ली गई हैं। इनमें ड्रोन युद्ध की पूरी क्षमता है। ये स्क्वाड्रन टैंकों के साथ मिलकर रेकी, अटैक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और लॉजिस्टिक्स का काम करेंगे। शिरडी साईं बाबा मंदिर में 3 दिनों तक चलने वाले श्री रामनवमी उत्सव की भव्य शुरुआत हो गई। परंपरा के मुताबिक इसकी शुरुआत कक्कड़ आरती से हुई। आरती के बाद साईं बाबा समाधि मंदिर से साईं बाबा की प्रतिमा और साईं चरित्र पोथी का जुलूस गुरुस्थान मंदिर होकर द्वारकामाई मंदिर पहुंचा। मान्यता है कि श्री साईं बाबा ने 1912 में यही द्वारकामाई मंदिर में खुद श्री रामनवमी उत्सव मनाया था। और अब बात नवरात्र की। आज नवरात्र का 7वां दिन है। देश भर के मंदिरों में मां कालरात्रि की आराधना की जा रही है। सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हुई हैं और मां दुर्गा के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय उठता है। मां कालरात्रि अंधकार का नाश करने वाली है। मान्यता है कि मां के इस स्वरूप की पूजा करने से साधक को अकाल मृत्यु के भय और नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिलती है। और कल अष्टमी तिथि पर माता महागौरी की पूजा होगी।
माँ सच्चा तेरा दरबार, माँ झंडिया वाली, कोई बुलावा आया है, झंडे वाली ने बुलाया है। ये माँ आदिशक्ति का सबसे शुभ रूप है, इसलिए माँ कालरात्रि को शुभंकरी भी कहा जाता है। देश भर के ऐसे तमाम देवी मंदिरों में भक्त माँ कालरात्रि से मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना कर रहे हैं। एक वेणी जपा कर्ण पूरा, नग्न खरा स्थिता, लंबोष्ठी कर्णिका करणी, तैलाभ्यक्त शरीरिणी, वाम पादोल सल्लोह लता, कंटक भूषणा, वर्धन मूर्ध ध्वजा कृष्णा, काल रात्रिर भयंकरी। नवरात्रि के 7वें दिन आस्था और भक्ति के सागर में डूबे भक्तों का मां कालरात्रि की पूजा के लिए मंदिरों में तांता लगा हुआ है। दिल्ली से लेकर जम्मू तक और मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक मां के मंदिर भक्तों की भारी भीड़ से पटे पड़े हैं। रोज रोज मांगने की आदत को छोड़ दो, रोज रोज मांगने की आदत को छोड़ दो। वो एक बार मांगना है मैया जी से मांग लो, एक बार मांगना है मैया जी से। ये तस्वीर दिल्ली के झंडेवाला मंदिर की है, जहां कतार में लगे भक्त मां की एक झलक पाने को बेताब दिखाई दिए। मां का ये अद्भुत रूप भक्तों को खुशी से भर देता है। मां झंडेवाला की ये मनोहारी छवि भक्तों का मन मोह ले रही है। नवरात्रि में इस मंदिर में हर दिल्ली वासी कम से कम एक बार तो चक्कर मारना जरूर चाहता है। आज भी मंदिर में भारी भीड़ भक्तों की दिखाई पड़ रही है। लोग सुबह से ही यहाँ आने लगे हैं और कहा यह जा रहा है कि जिस तरह से दिन आगे बढ़ता जाएगा, लोग की भीड़ और ज्यादा यहाँ पहुँचना शुरू हो जाएगी। मंदिर को इस बार भी हर नवरात्रि की तरह बेहद भव्य तरीके से सजाया गया है और यहाँ पर आप तस्वीरें देखेंगे तो मंदिर को देखने से ही लगता है कि इस बार नवरात्रि की तैयारी कितनी बेहतर ढंग से की गई है। कल अष्टमी है और कल के दिन ही मंदिर में कन्या पूजन का कार्यक्रम होगा। कल यहाँ पर कन्याओं को भोजन कराया जाएगा। उसके पहले जो तमाम भक्त आ रहे हैं उनको भी मैनेज करने की तमाम व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। आप देखेंगे जगह जगह पर जो मंदिर के सेवादार हैं वो मौजूद रहते हैं भक्तों की भीड़ संभालने के लिए, उन्हें टीका लगाने के लिए, उन्हें अच्छे से दर्शन हो जाए, ये सब कुछ देखने के लिए। मंदिर के ठीक आप मेरे बाईं तरफ देखेंगे तो एक स्टेज बना हुआ है जहाँ पर लगातार भजन मंडली आती रहती है। उनके भजन से भी पूरे दिन यहाँ पर माहौल भक्तिमय रहता है। आज भी अभी यहाँ ये पहली मंडली पहुँच चुकी है। दिन भर बदल बदल कर मंडलियाँ आती रहेंगी और परफॉर्मेंस देती रहेंगी। मंदिर में इस बार भी नवरात्रि को लेकर बेहद खास इंतजाम किए गए हैं। खासकर भक्तों के लिए लाइन की व्यवस्था बहुत अच्छे से की गई ताकि भक्तों को लाइन में कम से कम कोई दिक्कत ना हो। कैसे आते हैं आप लोग? हम पीतापुरा रोहिणी से यहाँ पे? हाँ जी, हम फरीदाबाद से हैं, फरीदाबाद से यहाँ क्यों जरूरी है कि झंडे वाला नहीं पहुँचने नवरात्रि में? बस माँ सब कुछ देती है, सुनती है, फरियाद सुनती है हमारी। माँ का बुलावा हम तो वेट करते हैं कि हर साल नवरात्रे आए, माँ बुलाए हमें, हम माँ के दर्शन को आए। दूर से आप कुछ दूर नहीं है, बिल्कुल दूर नहीं है, पता भी नहीं लगता। जब बुलाती है सब कुछ पास है, सब पास, बस बुलाती रहे हम आते रहेंगे। अपनी माँ से मिलने आने के लिए बच्चा ये देखेगा हम कितनी दूर से आ रहे हैं। वाह, क्या बात है। आ रही है तो बच्चा तो दौड़ा है। तो नवरात्रि में कितने चक्कर लग जाते हैं? नवरात्रि में जितनी बार माँ बुलाए। हाँ, ये तो नहीं कहती कि 9 दिन, जितनी बार माँ बुलाती है। जब से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हुई है तभी से हर दिन मां झंडेवाली के दरबार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। दिल्ली ही नहीं, आसपास के शहरों से भी आस्थावान श्रद्धालु मां से आशीर्वाद लेने आ रहे हैं। नवरात्रि में वैष्णो देवी धाम में भी मां के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। देश विदेश से आए श्रद्धालु मां के दरबार में माथा टेक कर सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना कर रहे हैं। कटरा से लेकर मां के दरबार तक जय माता दी के जयकारों से पूरा वातावरण गूंज रहा है। अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, बहुत अच्छे इंतजाम हैं, सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, काफ़ी पॉजिटिव माहौल है। काफ़ी टाइम के बाद मुझे आने का मौका मिला है दोबारा और काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो हम यात्रा करने जा रहे हैं, कुछ खास कहना है? खास तो बस यात्रा करना है, दर्शन करने हैं, यही एक मेन मकसद तो यही है और बाकी दोस्तों के साथ आए हैं तो एंजॉय करना है। हर साल इधर आता हूँ इन दिनों में, तो अभी हाल फिलहाल भीड़ यहाँ पर काफ़ी है, लेकिन जोश अपना कम नहीं होता है, जोश काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है।
और जब तक पैर सही हम लोग आते रहेंगे, हर साल आएंगे और हर साल काफ़ी प्योर फीलिंग आती है। मां वैष्णो के भक्त कठिन चढ़ाई और लंबी यात्रा को भी श्रद्धा और भक्ति के साथ तय कर रहे हैं। रास्ते भर भजन कीर्तन और जयकारों के बीच भक्तों में भरपूर उत्साह है। चाहे कटरा का वैष्णो देवी धाम हो या फिर छत्तीसगढ़ का महामाया मंदिर और मध्य प्रदेश का मां भैंसवा का दरबार हो, इन सभी मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। नवरात्रि के इस खास मौके पर महामाया मंदिर और मां भैंसवा के धाम को एक दिन पहले सैकड़ों दियों से रोशन किया गया। श्रद्धालु देश विदेश से आते हैं और आज दीपोत्सव में मुख्यतः इंदौर, उज्जैन, झालावाड़, भोपाल, ब्यावरा, राजगढ़ जिले के समस्त नगरों से यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हैं। करीब 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु इस समय यहाँ पर विचरण कर रहे हैं और 2,51,000 से ज्यादा दीप जलाए उन लोगों ने। मैं तो कहना चाहता हूं कि 2,51,000 ही नहीं, 3,51,000, क्योंकि समिति के पास जो आज का आकलन था 2 बजे तक का, समिति के सदस्यों ने 2,51,000 से ज्यादा दीप यहाँ पर तेल भरकर रख दिए थे, जिनको श्रद्धालुओं ने जलाया है। माँ की मूर्ति के सामने खड़े भर होने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यहाँ पर श्रद्धालु जो आते हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ये इस बात का सिद्ध दायक है कि माँ हर व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण करती है। मान्यता है कि मां कालरात्रि की आराधना करने से अकाल मृत्यु के भय और नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिलती है। इसी मनोकामना को लेकर मां के मंदिरों में आस्था का ये सैलाब उमड़ा हुआ है। 9 दिनों तक चलने वाला शक्ति उपासना का ये पर्व अब अपने अंतिम पड़ाव पर आ गया है। ऐसे में देश के ज्यादातर देवी मंदिरों और शक्तिपीठों पर मां के दर्शन और पूजन के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। नवरात्रि में अष्टमी के दिन कन्या पूजन का विधान है। ऐसे में अष्टमी पर मां महागौरी की पूजा के बाद 9 कन्याओं को मां दुर्गा का स्वरूप मानकर घर बुलाया जाता है और उनके पैर धोकर सेवा की जाती है। इसके बाद उन्हें हलवा, पूरी और काले चने का प्रसाद बनाकर खिलाया जाता है और फिर दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद लिया जाता है, जिससे घर में सुख और समृद्धि आती है। दिल्ली से मनीष चौरसिया, राजगढ़ से पंकज शर्मा और मनेंद्रगढ़ से धीरेन्द्र विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज वक्त पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। पश्चिम एशिया में शांति की उम्मीद का असर शेयर बाजार पर भी देखने को मिला। शेयर बाजार लगातार दूसरे दिन भारी बढ़त के साथ बंद हुआ। बुधवार को सेंसेक्स 1,205 अंक उछलकर 75,273 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 394 अंकों पर चढ़ा, ये बढ़कर 23,306 पर पहुंच गया। सोने चांदी की कीमतों में तेजी आई। बुधवार को सोना 4,900 रुपए महंगा हुआ। इसके साथ ही दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 1,49,700 रुपए हो गई। वहीं चांदी भी 11,250 रुपए महंगी हुई। अब दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत बढ़कर 2,41,250 रुपए पर पहुंच गई। बुधवार को डॉलर के मुकाबले रुपया फिसल गया। इसमें 29 पैसे की गिरावट आई। इस तरह 1 डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 94 रुपए 5 पैसे हो गई। मर्सिडीज बेंज ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नई 2026 मेबैक एस क्लास को अनवील कर दिया है। कंपनी ने इसे ज्यादा लग्जरी और नई तकनीक के साथ पेश किया है। इसमें मैन्युफैक्चरर प्रोग्राम के तहत ग्राहकों को अपनी पसंद के पेंट फिनिश और डुअल टोन चुनने के ज्यादा ऑप्शन मिलेंगे। भारत में इस अपडेटेड मॉडल के 2027 तक आने की उम्मीद है। न्यूज़ पर के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी प्रीपेड मोबाइल यूजर्स की, जिन्हें अपना मोबाइल फोन रिचार्ज करने के लिए कई ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन अब उन्हें 1 महीने की वैलिडिटी यानी कि वैधता वाले प्लान प्रमुखता से मिलेंगे। जी हां, केंद्र सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को 30 दिन की वैधता वाले प्लान ज्यादा प्रमुखता से पेश करने के लिए प्रोत्साहित करने को कहा है। ये कदम मोबाइल यूजर्स की बढ़ती शिकायतों के बाद उठाया जा रहा है, जिन्हें 28 दिन वाले प्लान से परेशानी हो रही है। 30 दिन की वैधता वाले प्लान से लोगों को हर महीने एक ही तारीख पर रिचार्ज करने की सुविधा मिलेगी और बार बार रिचार्ज का झंझट खत्म होगा।
हाल ही में राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने इस मसले को जोरदार तरीके से उठाया। राघव चड्ढा ने कहा कि मौजूदा प्लान्स में यूजर्स को रोजाना मिलने वाला डेटा अगर पूरा इस्तेमाल नहीं होता तो वो दिन खत्म होते ही खत्म हो जाता है। उनके मुताबिक अगर किसी को 2 GB डेटा मिलता है और वो 1.5 GB ही इस्तेमाल करता है तो बाकी बचा डेटा बिना किसी रिफंड या फिर रोल ओवर के खत्म हो जाता है। सांसद ने मांग उठाई है कि प्रीपेड मोबाइल यूजर्स को बचा हुआ डेटा अगले दिन या फिर अगले साइकिल में इस्तेमाल करने की सुविधा मिलनी चाहिए। राघव चड्ढा ने 28 दिन वाले रिचार्ज प्लान को पूरी तरह से बंद करने का सुझाव भी दिया। इसके पीछे उन्होंने दलील दी कि इससे यूजर्स को साल में 12 के बजाय 13 बार रिचार्ज करना पड़ता है, जिससे उनका खर्च बढ़ जाता है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि रिचार्ज खत्म होने के बाद भी SMS और इनकमिंग कॉल जैसी बेसिक सेवाएं कम से कम 1 साल तक चालू रहनी चाहिए। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस मसले पर ध्यान दिया और टेलीकॉम कंपनियों से 30 दिन वाले प्लान को ज्यादा प्रमुखता देने को कहा। वहीं टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 2022 में ये नियम बना चुकी कि कंपनियों को अपने प्लान्स में 30 दिन की वैधता वाला विकल्प देना जरूरी है। हालांकि कंपनियों को रिचार्ज प्लान्स में अपने हिसाब से कीमत और अन्य शर्तें तय करने की आज़ादी भी दी गई है। जाहिर है अगर सरकार की ये पहल आगे बढ़ती है तो यूजर्स को जल्द ही ज़्यादा पारदर्शी और सुविधाजनक रिचार्ज प्लान देने को मिल सकता है। इस मुद्दे पर हमने लोगों से बात की और उनकी राय जानी। आपको पता था कि 12 महीने में, जो 1 साल में 12 महीने होते हैं, लेकिन आपको 13 बारी यानी 13 महीने के हिसाब से रिचार्ज करना पड़ता है। जी बिल्कुल, हम लगातार जो अपने फ़ोन का रिचार्ज कराते हैं तो जब भी जाते हैं, पहले तो 30 दिन के काफ़ी साल पहले हुआ करते थे, अब तो बहुत समय से 28 दिन की वैलिडिटी जो है सारी कंपनियों ने कर दी है। और लगातार 28 दिन के बाद जो है ना तो हमारा डाटा का रोल ओवर आगे होता है और वो कनेक्टिविटी भी आपके पास ख़त्म हो जाती है। और अब इंसिडेंटली आप देखिए कॉल ड्रॉप भी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं कि कहना ही बड़ा मुश्किल हो गया कि कनेक्टिविटी के इशू, कॉल ड्रॉप के इशू ये भी बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसे समय के अंदर जब ये कंपनियां जो हैं एक ढंग से देखिए प्रॉफिटियरिंग है और एक जनता से एक लूटा ही जा रहा है पैसा, कि जो आपसे जो है 30 दिन की वैलिडिटी को 28 दिन का कर दिया और आपसे अप्रॉक्सीमेटली 15% पैसा जो है वो एक्स्ट्रा ले रहे हैं। और मेरे को ज़्यादा तकलीफ ये भी होती है कि आपका जो डाटा प्लान है उसका कोई भी रोल ओवर भी नहीं किया जाता और वो वहीं के वहीं रोक दिया जाता है। देखिए, मोबाइल तो आजकल ऐसा हो गया है कि जैसे हम सांस लेते हैं, हम उठते बैठते हैं, हर समय हमारे पास मोबाइल होता है और सारी हमारी कनेक्टिविटी भी मोबाइल से ही है। तो अगर इसके पैसे हमें हर समय ज़्यादा देने पड़ रहे हैं जबकि हमें उस हिसाब से इसका बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है, तो ऑब्वियस है कि हम नहीं चाहेंगे कि इस तरह की कोई चीज़ प्रमोट हो। जो लोग दे सकते हैं, जो लोग नहीं दे सकते, हर कोई मोबाइल पे अपना काम करता है और देखता है उसको। तो ये जो कहना चाहिए, जो लोग नहीं दे पा रहे हैं इसका बिल, उनके लिए भी बहुत कठिन है इस तरह से हर चीज़ से जूझते रहना, हर चीज़ के लिए ज़्यादा पैसे देना। लेकिन अगर 30 दिन वाला जो ऑप्शन है कि 30 दिन वाला भी प्लान जो होते हैं, अगर वो महंगे हो जाए लेकिन जो समय सीमा है वो पूरी 30 दिन की रहे, 28 की जगह, तो वो क्या ठीक है? ये तो कान कैसे भी घुमा के पकड़ने वाली बात हो गई। जो आप रिचार्ज 28 दिन का ले रहे हैं उसको 30 दिन में कीजिए ना। ये थोड़ा ना कि आप प्राइस बढ़ा के उसको 30 दिन कर देंगे, तो परसेंटेज तो आप वैसे ही ले रहे हैं फिर ज़्यादा। एक्चुअली होना ये चाहिए, सबसे बड़ी बात तो कनेक्टिविटी पे ध्यान होना चाहिए। कॉल ड्रॉपिंग बहुत ज़्यादा है, इसके ऊपर कोई कंपनी ध्यान नहीं दे रही, कोई मुद्दा ऐसे उठा भी नहीं रहा। वो तो जो लूट ये हो रही है 15% 20% एक्स्ट्रा ले रहे हैं 28 दिन का, वो तो अलग है। मगर कॉल ड्रॉपिंग और जो फैसिलिटी, डाटा जो जितने GB दिखाते हैं, जितनी स्पीड दिखाते हैं उतनी स्पीड पर चलता भी नहीं है। और कहीं भी आप ज़रा सा अंदर घर के जाएंगे या कहीं बेसमेंट में जाएंगे तो बिल्कुल कनेक्टिविटी ज़ीरो हो जाती है। लेकिन आप बताइए, आप कितने का रिचार्ज करवाते हैं? अगर मैं फ़ोन रिचार्ज, मेरा 3 महीने का रिचार्ज होता है और वो अप्रॉक्सीमेटली 900 के आसपास जाता है। कितने दिन का होता है वो वही है, या तो 84 डे का होता है, 84 डेज़ का, या तो 76 डेज़ का होता है। पूरे 90 दिन का नहीं? 90 दिन का नहीं होता। वो बहुत, ये चीज़ बहुत गलत है जो है, क्योंकि एक तो डाटा, अगर हम वर्किंग है या कोई भी स्टूडेंट भी है तो वो पूरे दिन का जो डाटा उसको मिलता है मोबाइल का, तो वो पूरे दिन में वो उतना वो नहीं हो पाता, तो वो जो यूज़ नहीं हो पाता, तो आगे वो यूज़ हो पाए उस वजह, उसके लिए वो डाटा ट्रांसफ़र होना चाहिए नेक्स्ट डे, ताकि
जिस दिन हम बिज़ी थे, बिज़ी शेड्यूल था हमारा, उस दिन हम उस चीज़ को यूज़ नहीं कर पाए तो वो अगले दिन यूज़ हो जाए, कैरी फॉरवर्ड बेसिकली जो हो जाए। लेकिन कभी इस चीज़ का अंदाज़ा आपको लगा कि आप जो महीने में रिचार्ज करवा रहे हो उससे आपका बजट बिगड़ रहा है? क्योंकि 28 दिन का रिचार्ज करवाना मतलब साल में 13 बार ही रिचार्ज करवाना। हाँ, साल में 13 बार तो रिचार्ज कराना ही पड़ता है एज़ यूजुअल, बट मोस्टली ये है कि अगर हम यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं उसको तो हम बाद में तो यूटिलाइज़ कर पाए ना। बट इस चीज़ पे इन लोगों को ध्यान देना चाहिए, और जितनी भी कंपनीज़ हैं ये अपना एक स्ट्रैटेजी बना के बोल दो या एक वो ट्रिकी वे में इस तरीके से प्लान रखते हैं कि वो 30 डेज़ का ही लगे। कुछ लोगों को तो पता भी नहीं चलता है कि वो इतना दे रहे हैं, इनको 12 नहीं 13 महीने का रिचार्ज करवाना पड़ रहा है। तो 28 दिन का रिचार्ज अगर बंद ही हो जाए तो क्या है? 28 दिन का रिचार्ज अगर बंद हो जाएगा तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिटली होगा, क्योंकि उससे हमारे 1 महीने के रिचार्ज के पैसे बचेंगे, और जो हमारा डाटा होगा वो अगर हमें 2 GB डेटा से ज़्यादा मिलता है या अगर हम उसको डाटा कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। लोगों ने कहा लड़की हो कुछ और काम कर लो, लेकिन उसने परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए थाम ली स्टीयरिंग और बहुत ही कुशलता से करती है ड्राइविंग। यात्रियों को हर दिन सुरक्षित उनके ठिकाने तक पहुंचाती है। ये कहानी दिल्ली की कैब चलाने वाली एक लड़की की है, जिसने मुश्किल हालात में बुलंद हौसले का परिचय दिया। स्टीयरिंग पर कमाल का बैलेंस, चेहरे पर आत्मविश्वास के साथ दिल्ली की सड़क पर गाड़ी दौड़ाती ये है नेहा भारती। नेहा कोई शौकिया ड्राइविंग नहीं कर रही हैं, बल्कि हालात कुछ ऐसे बने जो कई लोगों के हौसलों को पस्त कर देते हैं। लेकिन नेहा ने हालात से हार मानने की जगह संघर्ष का रास्ता चुना और 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद कैब ड्राइवर बनकर इन्होंने अपने पूरे घर को संभाल लिया। पापा को लेके सोचते हैं कि हम पापा का लड़का बनना चाहते हैं। पहली बात, उनको इतनी खुशियाँ देनी चाहते हैं बहुत ज़्यादा, उन्हें ऐसा लगे कि हाँ मेरी बेटी ने भी बहुत कुछ करके दिखाया है। आमतौर पर महिला कैब ड्राइवर कम ही देखने को मिलती हैं, लेकिन नेहा ने अपने परिवार के लिए इसे चुना और चुनौतियों का सामना करते हुए दिल्ली की सड़कों पर बहुत ही सलीके से 30 लाख रुपए की इस लग्जरी कार को चलाती हैं और यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें उनके तय जगह तक पहुंचाती हैं। सर जेंडर बस बहुत है, बहुत ज्यादा है दिल्ली में तो बहुत ज्यादा। सर सबसे मेन लड़की देखी ना ड्राइविंग करते हुए तो जानबूझ के उनके आगे लेके आएंगे, बाइक वाले स्पेशली बाइक हो गाड़ियों ओवरटेक करके जानबूझ के, मतलब ऐसे करेंगे जैसे इनसे गलती होनी चाहिए कुछ और हम इन्हें बोले। नेहा ने बाकायदा ड्राइविंग की ट्रेनिंग ली है और एक सर्टिफाइड ड्राइवर हैं। बावजूद इसके कुछ लोग इनकी ड्राइविंग पर शक करते हैं, रास्ते में कुछ तंज भी सुनने को मिलता है, लेकिन ये उन सब की परवाह नहीं करती हैं और अपनी मंजिल की ओर बढ़ती चली जाती हैं। सर हमारे को हमेशा रिस्पेक्ट मिली है कस्टमर से, तो जो रिस्पेक्ट आपने दी है वो आगे भी देते रहे, और हमारी ड्राइविंग जो है वो बेस्ट है। गर्ल्स को जज बिल्कुल मत करिए कि वुमेन कैब नहीं चला सकती या गाड़ी नहीं चला सकती है। इस गाड़ी को लेकर जब नेहा सड़क पर निकलती हैं तो उनका सफ़र आसान नहीं होता, लेकिन अपने सफ़र में मुश्किल और मुश्किल हालातों से लड़ने के लिए ही वो निकली हुई हैं। नेहा मेरे साथ में है और उम्र इनकी अभी सिर्फ 21 साल है, लेकिन अपना पूरा घर अब ये संभाल रही हैं। कैसे शुरू हुई ये जर्नी? सर हमने 12th की 3 साल पहले हमने 12th की थी, उसके बाद हमने 3 बहनें हैं, तो हमारी उनकी शादी हुई और उस मम्मी एक्सपायर हो गई थी, तो पापा अकेले थे और पापा की भी तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी, तो घर में कोई कमाने वाला नहीं, भाई छोटा है हमारा। तो उसके बाद जॉब में जैसे 10,000 11,000 12,000 सैलरी, इसमें घर का खर्चा बिल्कुल नहीं चलता। तो उसके बाद हमने ये पहले आपने जॉब से शुरुआत की थी? सर हमने पता करा था, फिर हमने एक मेडिकल के जो क्या वो होता है मेडिकल होते हैं उसमें जॉब करी, जिसमें हमें खाली 4,000 रुपये मिलते थे महीने के 4,000 रुपये मिलते थे। स्टार्टिंग करी, उसके बाद फिर हमें ब्लू स्मार्ट आई कंपनी कैब की, उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी लाइसेंस बनवाने की, तो हम वहाँ गए, फिर हमने लाइसेंस बना हमारा और उन्हीं की तरफ से हमें जॉब मिली ब्लू स्मार्ट में। फिर हमने वहाँ शुरुआत करी, फिर 6 महीने बाद वो ब्लू स्मार्ट बंद हो गई। उसके बाद फिर हमने इवेरा कंपनी है वो ज्वाइन करी,
फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम हमें अपॉर्चुनिटी मिली इसकी उबर ब्लैक में काम करने के लिए, तो फिर हम उबर ब्लैक में आए सर। नेहा के सिर से उस माँ का साया उठ गया जो 4 बहनों और एक छोटे भाई के बीच इन्हें हमेशा बेटे की तरह मानती थी। ऑटो ड्राइवर पिता बीमार रहने लगे, घर में पैसे की तंगी हुई। नेहा ने स्टीयरिंग थामकर पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल ली और अब पिता के लिए घर बनाने की ख्वाहिश है तो छोटे भाई को डॉक्टर बनाने का इरादा रखती हैं। भाई है, पापा है और मैं है, हम 3 जने हैं। भाई छोटा है? भाई छोटा है, पापा की तबीयत खराब रहती है, भाई पढ़ता है 11th क्लास में है, तो उन दोनों का पढ़ाई का भी सारा खर्च आप देंगे? हाँ जी बिल्कुल सर। सर हम उसे डॉक्टर बनाना चाहते हैं भाई को, हम उसके लिए बहुत कोशिश करते हैं कि वो पढ़े, आगे बढ़े और कुछ बने। नेहा अपने परिवार के लिए पूरी तरह समर्पित हैं। घर के कामकाज के अलावा 12 घंटे की ड्यूटी करती हैं। सुबह मॉर्निंग में 5 बजे उठते हैं, उसके बाद थोड़ा घर का काम, खाना बनाना वो भी आप ही करते हो? हाँ जी, वो करके आते हैं। फिर उसके बाद 7 बजे हम लॉगिन करते हैं, लॉगिन होते हैं और क्या कहते हैं शाम को 8 से 9 बजे के टाइम हम अपने घर जाते हैं। तो लगभग 12-13 घंटे आप लॉगिन रहते हैं? हाँ जी, 12 घंटे लॉगिन रहते हैं। उसके बाद हमें चार्जिंग करनी होती है तो हमें 14 घंटे हो जाते हैं। भविष्य में नेहा शादी करना चाहेंगी तो ऐसे घर में जहां इनकी और इनके काम की कद्र हो। कुल मिलाकर नेहा की ये कहानी न सिर्फ हिम्मत और आत्मनिर्भरता की मिसाल है, बल्कि ये भी दिखाती है कि मजबूत इरादों से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। नेहा की गाड़ी समाज की तकियानुसी सोच को पीछे छोड़ते हुए दौड़ रही है। अगर कभी आप नेहा से मिले, उनकी गाड़ी में बैठे, तो उन्हें पेमेंट के साथ साथ मुस्कुराकर एक थैंक यू ज़रूर बोलिएगा, उनकी तारीफ़ ज़रूर करिएगा। ये आपकी तारीफ़ ही है जो नेहा की हिम्मत को और ज़्यादा बढ़ाएंगी और नेहा जैसी तमाम लड़कियों की हिम्मत बढ़ाएंगी कि वो भी घर से बाहर निकलें और ऐसे किसी भी काम को करने से वो ना बचे इसके लिए समाज उनको मना करता है। ना सिर्फ उन्हें आगे निकलना है बल्कि समाज से आगे निकलना है, आगे बढ़ना है और अपनी तरक्की का रास्ता खुद चुनना है। कैमरामैन शैलेन के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, दिल्ली। अब आपको लिए चलते हैं दिल्ली के सुंदर नर्सरी, जहां पर भारत ट्राइब्स फेस्ट सजा है। यहां पर 21 राज्यों की जनजातीय संस्कृति की झलक दिखाई दे रही है। इस महोत्सव में भील समेत कई पारंपरिक कलाएं और व्यंजन आकर्षण का केंद्र बने हैं। हमारी सहयोगी मनीषा लड्डा ने इस महोत्सव का जायजा लिया और वहां पहुंचे कलाकारों और दर्शकों से बात की। दिल्ली के दिल में इस वक्त सज चुका है एक रंगीन मेला, एक ऐसा मेला जहां पर सदियों पुरानी जो परंपरा है आपको वो देखने को मिलेगी। तो सुंदर नर्सरी में इस वक्त मैं मौजूद हूं जहां पर 30 मार्च तक चलने वाला है भारत ट्राइब फेस्ट। यहां पर अलग अलग ट्राइबल कम्युनिटी के लोग जो है अपनी जो कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे फिर वो ट्रेडिशन खाने की बात की जाए या फिर ट्रेडिशनल आर्ट की बात की जाए, हर तरीके से ये मेला वाकई में रंगीन होने वाला है। तो क्या कुछ खास है, आइए आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर मौजूद जो पारंपरिक पेंटिंग्स यहाँ पे लेकर आई है। जितनी भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ ने यहाँ पर हिस्सा लिया है इस पूरे फेस्ट में, अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पर आए और जिस तरीके से जो ट्रेडिशनल पेंटिंग्स अलग अलग राज्यों में की जाती है उसको यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। तो सबसे पहले मैं राजस्थान की आपको पेंटिंग के बारे में बताऊँगी। सर सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। नमस्कार, मेरा नाम मांगीलाल भील है, मैं उदयपुर राजस्थान से आया हूँ। उदयपुर राजस्थान से आया हूँ और राजस्थान की जनजाति भील जनजाति की पेंटिंग लेके आया हूँ और मैं राजस्थान का पहला कलाकार हूँ जो इसको मोरनी के पंख पे बनाता हूँ। जो हमारे राजस्थान का जो भील जनजाति का प्रमुख नृत्य गवरी, उसको लेकर हम काम करते हैं और पशु पक्षी, पेड़ पौधे और कृष्णा है और अलग अलग देवी देवताओं का चित्रण भी हम इसके साथ में करते हैं जो लोगों को काफ़ी पसंद आता है। और ये आपको हम दिखा रहे सोहराई पेंटिंग। सर आप बताइए आपका नाम क्या है और कहाँ से आप पहले आए हैं, ये बताइए। जोहार, मैं झारखंड से आया हूँ। मेरा नाम दिलेश्वर लोहरा है, मैं गुमला जिला के रहने वाला हूँ और ये हमारी सोहराई पेंटिंग है जो हमारे झारखंड में बहुत फेमस है, क्योंकि हमारे दीपावली के दिन दूसरे दिन ही हम लोग ये घर को, मिट्टी के घर जो होते हैं उसमें मवेशी का फ़ोटो बनाते हैं और उनके संरक्षण के लिए हम लोग उनको सेवा करते हैं। जी मैं लद्दाख से आया हूँ, मेरा नाम मल्ला सिंह है, मैं लद्दाख से आया हूँ। थांका पेंटिंग क्या है, इसके बारे में पहले बताइए। जी हमारा ये थांका पेंटिंग जो है हमारे मोनास्ट्री मंदिर में हर जगह में यही पेंटिंग हम बुद्धे के शुभ मनाता है जी लद्दाख में।
इसलिए हम ये पेंटिंग कर रहे हैं जी। भील पेंटिंग क्या है वो पूरा दर्शाएगा। जिस तरीके से बोला है डॉट डॉट की से ही पूरी पेंटिंग बनाई जाती है, वो आपको यहाँ पर हर एक चीज़ में नज़र आएगी। इसके अंदर पूरा जो जनजीवन है वो दिखाया गया है। ये हमारे यहाँ पिठौरा पेंटिंग है। इसका मेन महत्व होता है हमारे यहाँ जब अनुष्ठान खास अनुसार करते हैं तभी ये बनाया जाता है, ऐसा नहीं बनाते हैं। और अब बात करेंगे सबसे खास हिस्से की, यानी भरपूर स्वाद की। जितनी भी स्टेट्स है यहाँ पर जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ पहुँची है वो अपना जो ट्रेडिशनल खाना है अब वो भी परोस रही है। तो लोग जब थक जाए पूरे फेस्ट में, पूरे मेले में घूमकर, तो आपके लिए व्यंजन जो है वो इंतजार कर रहे हैं। सबसे पहले हम वेस्ट बंगाल में आपको लेकर चलते हैं, जहाँ पे आईसीसी की T20 रैंकिंग में सूर्य कुमार यादव ने लगाई छलांग। खेल जगत से जुड़ी ऐसी ही कुछ और इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए चले खेल चक्कर। आईसीसी की जारी ताज़ा T20 रैंकिंग में टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने बल्लेबाजों में लगाई 2 पायदान की छलांग। T20 के टॉप 10 बल्लेबाजों की रैंकिंग में सूर्य कुमार 7वें नंबर पर पहुंच गए हैं। टॉप 10 बल्लेबाजों में भारतीय टीम के 4 खिलाड़ी शामिल हैं, जिनमें अभिषेक शर्मा 875 रेटिंग पॉइंट के साथ टॉप पर बरकरार हैं, तो ईशान किशन 871 रेटिंग पॉइंट के साथ रैंकिंग में दूसरे नंबर पर हैं, जबकि तिलक वर्मा नंबर 6 पर हैं। आईसीसी की जारी T20 रैंकिंग में गेंदबाजों में भारतीय टीम के 2 खिलाड़ी शामिल हैं। वरुण चक्रवर्ती 740 रेटिंग पॉइंट के साथ नंबर 2 पर हैं, जबकि जसप्रीत बुमराह 702 रेटिंग पॉइंट के साथ नंबर 5 पर हैं। वहीं T20 के ऑलराउंडर्स में टीम इंडिया के हार्दिक पांड्या नंबर 2 पर बने हुए हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के गेंदबाज कुलदीप यादव अपनी पत्नी वंशिका के साथ मथुरा पहुंचे, जहां वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में दोनों पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते दिखे। कुलदीप पत्नी के साथ मंगलवार को मंदिर पहुंचे थे, हालांकि उनकी इस यात्रा की भनक किसी को नहीं लगी। दोनों को मंदिर के गार्ड्स सुरक्षा घेरे में रखे हुए थे, जिससे उनकी मौजूदगी का पता दूसरे श्रद्धालुओं को नहीं लगा। उन्होंने मंदिर में देहरी पर इत्र लगाकर सेवा की, भगवान को 56 भोग अर्पित किए। शादी के बाद कुलदीप और वंशिका पहली बार मथुरा पहुंचे थे। उनकी इस यात्रा की जानकारी आज सुबह उनकी तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सामने आई। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।